सवाल जो जनता के आए मनीष, उसमें सबसे ऊपर जो सवाल था वो यही कि दो राज्यों को आपस में लड़ाने की योजना क्यों बनाई। ये उन नेताओं का सवाल था जो दीमक की तरह बिहार को लूट के खसोट के बर्बाद कर रहे हैं। आप आरोपी हैं फेक न्यूज फैलाने के। नहीं, मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाया है। कुछ लोगों को आपकी बातें बुरी लगती है तो आपको गोदी मीडिया कहता है। क्या आप मानते हैं गोदी मीडिया है? आप जब नहीं मानते हैं गोदी मीडिया है तो मैं भी मानता हूं कि मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाया था। यहाँ पे बिहारी मजदूर छुट्टी नहीं लेता है, वो 8 घंटे की जगह पे 16 घंटा काम करता है कि हम अपने बच्चे को जो है ना वो किसी भी हाल में बचाएंगे। इस दर्द को समझिए आप लोग, इस दर्द को दिखाइए, इस बिहार के लिए लड़िए, नया बिहार बनाइए। अरे मर रहे हैं हम लोग आज, उस दर्द को एक दिन जी के देखिएगा ना, हालत खराब हो जाएगा, आपका सीना छली छली हो जाएगा कि एक बिहारी हर दिन कितने दर्द में जीता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे उस दर्द को। आपने 9 महीने जेल में काटे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सरकार ने साजिश करके मुझे उसी जेल में डाला जिस जेल में अंग्रेज जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को डालते थे। जब आप जेल में थे उस दौरान आपकी माँ से मुलाकात हुई तो बड़ी फूट फूट कर रो रहे थे। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप बहुत मजबूत है, टाइट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। अरे मैं जो भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ कि मेरी माँ से बराबर कोई नहीं। तो सच में मेरी माँ से बराबर कोई नहीं। असभ्य कहा गया कि गालियों का प्रयोग होता है। मैं जैसा भी हूँ, मैं गलत हूँ, सही हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं देश विरोधी नहीं हूँ। अब शब्द जो है वीडियो में जो है वो मुंह से निकल जाता था, तो उन सब चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मनीष कश्यप की जाति लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर। उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ न्यूज तक के इस मंच पे बैठ के कि मेरी जाति सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है, ना उससे 1% आगे और ना उससे 1% पीछे। 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई जो है वो प्रोजेक्ट की जा रही है। एक तरफ जो है वो अंडरटेकर है और एक तरफ जो है एक छोटा सा दुबला पतला लड़का है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। क्यों नहीं मुझे न्याय दिलाया? क्यों नहीं? मेरे न्याय की बात उन्होंने क्यों नहीं किया? मनीष कश्यप की शक्ल में आएगा वो नेता जो मजदूर की बात करेगा। कोई चाणक्य होगा जो उंगली पकड़ के किसी चंद्रगुप्त मौर्य को लाएगा फिर से बिहार में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मंच के आज के खास एपिसोड में। और आज जो मेहमान है वो है एक चर्चित यूट्यूबर जिनका नाम आपने पिछले 1 साल में काफी ज्यादा सुना होगा। बिहार से ये नाम आता है मनीष कश्यप का। मनीष, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज तक पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे इस देश के लोगों को सुनना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति को दबाया गया, कैसे उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए, तो आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर। और जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे इस बात से कि जीवन यात्रा की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? क्या बिहार के आप रहने वाले और वहीं से क्या जीवन यात्रा की आपकी शुरुआत हुई? मैं बिहार के एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जो जहाँ पे एक कहावत है भोजपुरी में कि बेंग मूत देता है तो बाढ़ आ जाता है। अब जरा सोचिए कि वैसे जगह से हूँ जहाँ के लोग जो है 6 महीना बाढ़ में डूबे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात जो है मजाक लगेगा। वहाँ के लोग जो है इतने परेशान रहते हैं। वहाँ पे जो महिलाएं हैं बाढ़ के समय में अपने घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें अपने कपड़ों को ऊपर करके निकलना पड़ता था। उस गांव में मेरा जन्म हुआ। वहां पे जन्म लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करके मैंने जन्म लिया। हॉस्पिटल की व्यवस्था थी नहीं, रोड था नहीं, बिजली था नहीं। महानवा डुमरी मेरा गांव है। सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। उस गांव में 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। वहाँ पे मैं जन्म लिया। उसके बाद से मेरी पढ़ाई वहीं से शुरू हुआ। फिर मेरे पापा आर्मी में थे तो आर्मी चिल्ड्रन स्कूल, मतलब आर्मी का जो स्कूल है उसमें पढ़ाई किया। उसके बाद से मैं विद्या मंदिर में, जो सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद से मैंने कॉलेज कंप्लीट किया बिहार में। इंजीनियरिंग किया मैं महाराष्ट्र में, पूना में। और इंजीनियरिंग करने के बाद पेशे से इंजीनियर है? पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और कमाल का सिविल इंजीनियर हूँ। मुझे समय लगा, बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ इंजीनियरिंग के दौरान, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज था, प्लेसमेंट भी हुआ, मुझे जॉब भी मिला और मैं अच्छे जगह पे जॉब भी कर रहा था। लेकिन एक बार हुआ क्या कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया था पूना में कहीं। मैं बिहार में आया, मैं अपने लाइसेंस बनवाने के लिए मैं डीटीओ कार्यालय गया। वहाँ पे मुझसे घूस मांगा गया, मैंने वीडियो बनाया और सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, तो यूट्यूबर बनने का सिलसिला तभी शुरू हो गया था? तभी शुरू हुआ।
और यूट्यूबर की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपने ये बात भी कही थी कि मैं सैनिक का बेटा हूँ। थोड़ा अपना बैकग्राउंड और बताइए। देखिए, मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब कि मेरा जो गोतिया है, मेरा जो पटी पटीदार है, उसमें बहुत सारे लोग अंग्रेजों से लड़े। और मेरे जो भी गोतिया हैं, पटी पटीदार हैं, वो किसी भी घर में चले जाइए तो 1 2 3 आर्मी के जवान आपको मिल जाएंगे। मेरे दादाजी आर्मी में, मेरे पिताजी के बड़े भाई जिनको हम लोग बड़े पापा बोलते हैं, वो भी आर्मी में, मेरे पिताजी आर्मी में। मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार को भारत सरकार ने 4 बीघा जमीन दिया। हम लोगों के पास कोई जमीन वमीन नहीं था। मेरे दादाजी जब चीन के युद्ध में लड़े थे, आर्मी में थे, तो भारत सरकार ने 4 बीघा जमीन दिया। वो जमीन का टुकड़ा भी अभी हमारे पास है। हम लोगों ने उसे संभाल के रखा, कभी बेचा नहीं, उसका कभी बंटवारा नहीं किया। मेरे दादाजी ने घर बनाया था, उस घर का कुर्की जो है वो बिहार सरकार ने अपने प्रशासन से, अपने तंत्र से करा दिया। तो मेरा बैकग्राउंड यही है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, इंजीनियरिंग का नॉलेज है, सड़कों पे घूमता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अगर सड़कें खराब दिखती है तो उसके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ, नाला खराब दिखता है उसके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ, और थोड़ा बहुत नॉलेज है तो और सब सब्जेक्टों पे भी बात कर लेता हूँ। और आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पत्रकार नहीं यूट्यूबर हूँ, लोगों ने मुझे पत्रकार समझ लिया। तो आज हम एक पत्रकार से बात कर रहे हैं या फिर यूट्यूबर से? देखिए, मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग जो है मुझे पत्रकार नहीं मानते हैं, तो मैं कहता हूं कि हाँ, मैं यूट्यूबर हूं। जब प्रिंट मीडिया का दौर था और उसके बीच में जब 1992, 93, 95, 98 में जब 98 में आप लोगों का चैनल चालू हुआ, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों को प्रिंट मीडिया वाले पत्रकार मानते ही नहीं थे। लेकिन जब 2020 उसके बाद से डिजिटल मीडिया का दौर जो है अपने चरम सीमा पे आया, तो इस समय डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया वाले नहीं मानना चाहते हैं कि ये लोग पत्रकार नहीं। भविष्य के गर्त में इस सवाल को छोड़ दिया जाए, भविष्य में यूट्यूबर को जो है पत्रकार का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान में मैं एक यूट्यूबर ही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ फिर कि सिविल इंजीनियर से आप जो है यूट्यूबर बन गए? 2016 में हुआ या उससे पहले? 2016 की बात है। वागोली में मैं था, वहाँ पे मेरा पर्स मार लिया गया था। उसके बाद से जो है मेरा लाइसेंस खो गया। मैं लाइसेंस बनवाने का प्रयास किया, वीडियो बनाया और वीडियो मेरा खूब चल गया। उसके बाद से मैं अनेकों मुद्दों पे बात करने लगा, बिहार की समस्याओं पे बात करने लगा। लेकिन हालांकि उस दौरान मेरे से बहुत सारी गलतियां भी हुई। शब्दों का चयन मैं अच्छे ढंग से नहीं कर पाता था, कभी कभी एग्रेसिव तो होता था, अभी भी एग्रेसिव हूँ, लेकिन उस समय जो है अपशब्द जो है वीडियो में जो है वो मुंह से निकल जाता था। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वहीं से शुरुआत हुआ मेरा। और इसीलिए असभ्य कहा गया कि गालियों का प्रयोग होता है। मैं जैसा भी हूँ, मैं गलत हूँ, सही हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं देश विरोधी नहीं हूँ। मुझे अपने देश से बेहद प्यार है, मुझे अपने राज्य से बहुत प्यार है, मुझे अपने लोगों से बहुत प्यार है। मैं अपने राज्य और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं एक समर्पित राष्ट्रवादी भारतीय नागरिक हूँ। मैं अपने देश के लिए समर्पित हूँ। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग जो है उसी चीज़ को जो है, लेकिन मैंने नए साल में ये प्रण लिया कि मैं उन सब सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा जो भूत में मैं करते आया हूं। और उम्मीद है कि आगे से जो है वो सब चीज़ें सुनने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन पहले अगर मेरे मुंह से अगर कुछ गलत बातें निकल गई है तो उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपने कहा कि गलतियां मैंने की हैं, अगर भाषा के प्रयोग की बात करें, उसके अलावा और क्या गलतियां आप मानते हैं कि की नहीं, है? उसके अलावा मैंने वीडियो बनाने के दौरान कोई गलती नहीं किया। और जो तमिलनाडु वाला मुद्दा था उसमें तो मैं तो निर्दोष था, उसमें मुझे तो फंसाया गया, साजिश किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल भी उड़े हुए हैं, तो उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए, आज़ाद भारत में कितने पत्रकारों के घर का कुर्की हुआ है? कितने यूट्यूब, चलिए पत्रकार मत मानिए मुझे, कितने यूट्यूबर के घर का कुर्की हुआ है? आप लोग बताइए, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने एनडीपीएस यानी ड्रग्स का काम नहीं किया, मैंने किसी का रेप नहीं किया, उसके बावजूद जो है मेरे घर का कुर्की हुआ। और उस घर का कुर्की हुआ जिस घर को मैंने नहीं बनवाया, या वो घर मेरे पिताजी के नाम पे नहीं था, वो घर जो है मेरे दादाजी के नाम पे था, और उस दादाजी के नाम पे था जिसको भारत सरकार 4 बीघा जमीन दिया था, वो घर को कुर्की कर दिया गया। जरा बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार को लगता है कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो बनाया था, मैंने गलत वीडियो नहीं बनाया था,
वो सबूत है, सबको पता है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो बनाया था, तो क्या एक गलत वीडियो की वजह से उसके घर का कुर्की कर दिया जाएगा? पटना में जिस भाड़े के फ्लैट पे वो रहता था, उस भाड़े के फ्लैट को सीज कर दिया जाएगा? उसकी नानी जो है 4थे स्टेज में कैंसर से जूझ रही है, उसका इलाज जो है मैं पटना के फ्लैट पे रख के जो है एम्स में कराता था, उस नानी का इलाज नहीं हो पाया पिछले 9 महीना में। क्या ये चीजें मेरे साथ सही हुआ? क्या अगर आज मैं टूट गया, अगर आज मैं नहीं बोला, आज मैं इन लोगों का प्रतिकार नहीं किया, आज मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके झुक गया, इन पूंजीपतियों के आगे, इन राजाओं के आगे, इन राजा के बेटों के आगे अगर झुक गया, तो कल कोई मनीष कश्यप बनने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा। आज मैं लड़ूंगा, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, स्वाभिमान के साथ मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इन निरंकुश शासकों के आगे मनीष कश्यप झुकना पसंद नहीं करेगा। मेरी नानी का क्या गुनाह था जो बेवजह बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करती थी, जिनका मैं इलाज कराता था? मेरे मामा लोगों का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उन लोगों से जितना हुआ वो लोग करते थे, लेकिन मैं उनको लाके पटना में एम्स में इलाज कराता था। उनका क्या गलती था? क्यों मेरा भाड़े का फ्लैट को सीज कर दिया गया? कल अगर आपके साथ ऐसा होगा और आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो जरा सोचिए कि आप उस दर्द में, उस सीने की आग में जो है किस प्रकार से जलेंगे। मैं बदला लूंगा इन लोगों से, मैं उस बिहार के भोले भाले लोगों के लिए बदला लूंगा, मैं उन मजदूरों के लिए बदला लूंगा जिनके आंखों में सपने जिंदा हैं लेकिन ये लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस छात्रों के लिए बदला लूंगा जिनका 3 साल का कोर्स जो है ये लोग 6 साल में कंप्लीट करते हैं और एक एक यूनिवर्सिटियों में 500-500 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार होता है। मैं उन मरीजों के लिए बदला लूंगा जो पीएमसीएच जैसे अस्पताल में जाते हैं और उन्हें उम्मीद होता है कि यहाँ का डॉक्टर भगवान के रूप में मेरे परिवार को बचाएगा, और वहां पे जो है उन्हें स्ट्रेचर भी नहीं मिलता है, उनकी मौत हो जाती है। मनीष कश्यप अपने पूरी पिछली सारी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ और मैं प्रतिकार करूंगा, स्वाभिमान के साथ इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। बदला कैसे लेंगे? बहुत बड़ा शब्द है। उस सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो निरंकुश शासक बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा के और किसी योग्य आदमी को वहां पे बैठाएंगे और नया बिहार, समृद्ध बिहार, उम्मीदों का बिहार, जहां पे लोगों के आंखों के अंदर जो सपना है वो पूरा हो, वैसा बिहार बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया, समझिए मेरा बदला हो गया। ये योग्य आदमी कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? आदमी आपको देखने को मिल जाएगा। भविष्य के गर्त पे इस सवाल को छोड़ दिया जाए, कोई ना कोई चंद्रगुप्त मौर्य आएगा और नया बिहार फिर से बनाएगा, समृद्ध बिहार फिर से बनाएगा, उम्मीदों का बिहार फिर से बनाएगा। जी, एक बार तमिलनाडु की जो हम सबसे बड़ा वाक्य, जो घटना आपके जीवन में हुई, उसके बारे में बात करेंगे। सवाल जो जनता के आए मनीष, उसमें सबसे ऊपर जो सवाल था वो यही कि 2 राज्यों को आपस में लड़ाने की योजना क्यों बनाई? गलत। जनता के सवाल आए हैं, बिल्कुल गलत। जनता का सवाल नहीं था, ये उन नेताओं का सवाल था जो दीमक की तरह बिहार को लूट के, खसोट के बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता है कि बिहार के मजदूरों के साथ जो है अलग अलग जगहों पे नाइंसाफी होती है? आप बताइए, आपके पास माइक है, आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप पत्रकार हैं, मैं यूट्यूबर हूं। आप बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं? बिहार के मजदूरों के दर्द को कोई क्यों नहीं दिखाता है? उनके बच्चे गांव में बीमार होते हैं और वो छुट्टी में नहीं आते हैं, उनके माता पिता घर पे मर जाते हैं और 3 दिन लगता है उन्हें गांव में पहुंचने में और वो मर जाते हैं। अंतिम संस्कार में बिहार के मजदूर जो है अपने पिता से नहीं मिल पाते हैं, अपने बच्चे से नहीं मिल पाते, अपने बीबी से नहीं मिल पाते, अपनी मां से नहीं मिल पाते। इस दर्द को कौन दिखाएगा? इस दर्द के लिए कौन लड़ेगा? उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? देश के एक दूसरे कोने में बिहारी मजदूर जो है पूरे देश को बनाने का प्रयास करता है, अपने मजबूत कंधे से पूरे देश के अलग अलग राज्यों को आगे लेके जाता है, अलग अलग शहरों को आगे लेके जाता है, और जब बारी आती है कि अपने परिवार को बचाने के लिए, तो वो वहां पे नहीं पहुंच पाता है। उनके परिवार वाले जो है अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। पता है, बिहार का मजदूर सोचता है कि मेरा बेटा बीमार हो जाए ना तो मैं घर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहाँ पे कमाऊंगा, कुछ पैसे अपने बीबी के पास भेज दूंगा ताकि उसका इलाज हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर किसी के बच्चे बीमार हो जाए, न्यूज रूम में बहुत सारे लोग हैं, किसी की माँ बीमार हो जाए, किसी की बीबी बीमार हो जाए, किसी का रिश्तेदार बीमार हो जाए, तो वो लोग छुट्टी लेंगे, अपने घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बिहारी मजदूर छुट्टी नहीं लेता है, वो 8 घंटे की जगह पे 16 घंटा काम करता है कि हम अपने बच्चे को जो है ना वो किसी भी हाल में बचाएंगे। इस दर्द को समझिए आप लोग, इस दर्द को दिखाइए, इस बिहार के लिए लड़िए, नया बिहार बनाइए। अरे मर रहे हैं हम लोग, आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं हम लोग। उस गुलामी की जंजीरों को आप लोग तोड़ने का प्रयास कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कमा भी लूंगा, मैं टैलेंटेड हूं, मैं पैसे भी कमा लूंगा, पैसे भी बना लूंगा। 5 मेरे पास यूट्यूब चैनल है जो मिलियन है, मिलियन।
8-9 चैनल है जिसपे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। मेरे पास है, मैं चाहता तो 4 फ्लैट पटना में अपने नाम से खरीद सकता था। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जो यूट्यूब से कमाया, बिहार के लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मैं उससे कमाया और बिहार में ही मैं उस पैसे को लुटा दिया। जहां जरूरत पड़ी मनीष कश्यप से जितना हुआ उतना किया। आइए ना बदलते हैं, नया बिहार बनाते हैं। आइए प्रयास कीजिए आप लोग भी। उस दर्द को एक दिन जी के देखिएगा ना, हालत खराब हो जाएगा, आपका सीना छली छली हो जाएगा कि एक बिहारी हर दिन कितने दर्द में जीता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे उस दर्द को। एक बिहारी जब पैदा होता है ना, उसी समय जिस दिन पैदा होता है उसी समय जो है उसके सीने में दर्द जो है एक बड़ा सा घर बना लेता है। उस दर्द को समझिए, उस दर्द को दिखाइए, उस आंसू को पोंछने का प्रयास कीजिए, तब जाके पता चलेगा। जब देश के दूसरे कोने में जब हम लोग सड़क से लेके जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग साफ करते हैं, जब हवाई जहाज से लेके ट्रेन चलाते हैं, जब एक कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक हम लोग बन जाते हैं, उसके बावजूद जो है हमें लोग कहता है कि बिहारी टॉयलेट साफ करता है, तो उस दर्द को समझिए कि कितना दर्द में हम लोग रहते हैं। लेकिन हमारे रहनुमा ही हमारे सबसे बड़े कातिल हो गए, जिन्हें हमने समझा था कि हमारे भाग्य को ये लोग बदलेंगे, वही हमारे भाग्य को बर्बाद कर दिए। तो उन लोगों से सवाल तो मनीष कश्यप करेगा। बहुत खतरा है मुझे, बहुत लोग कहते हैं मनीष सुरक्षा ले लो, ये कर दो वो कर दो। मनीष कश्यप ने कभी भी अपने सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी भी कोई लेटर नहीं लिखा मैंने बिहार सरकार को, मैंने नहीं लिखा। मुझे सुरक्षा दे ना दे, लेकिन जिस दिन हमारा बिहार सुरक्षित हो जाएगा उस दिन हमारे बिहार के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। एक दिन आइए, आप उस दर्द को जीने का प्रयास कीजिए, उस बिहारी को समझने का प्रयास कीजिए। जिस बिहारी को बिहारी जब लोग बोलता है ना, तो वो इसलिए बोलता है कि हम एक बिहारी को गाली दे रहे हैं। उसका दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। केरल से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक बिहारी हर जगह मिलेगा आपको। यहां तक कि अगर मंगल ग्रह पे भी अगर इंसान को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वहां पे एक बिहारी जरूर होगा। चांद पे भी इंसान को ढूंढने का प्रयास करेंगे, वहां पे बिहारी एक जरूर होगा। हिमालय पे भी ढूंढने का प्रयास करेंगे, वहां पे एक बिहारी जरूर होगा। बिहारी ने अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी सारी अच्छाई जो है ना, उसकी खामोशी ने बर्बाद कर दिया। हम खामोश थे, इसलिए जो है हमें जो है गलत समझा गया। अब हम बोलेंगे, प्रतिकार करेंगे, हम अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए लड़ेंगे, हम अपने नए बिहार के लिए लड़ेंगे। मनीष भाई थोड़ा मामला को नॉर्मल करते हैं, थोड़ा बहुत टेंस हो गया है माहौल, आप भी भावुक नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने भी कहा कि आपके पास पर्याप्त है, मिलियन में आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। जनता ये जानना चाहती है कि मनीष कश्यप यूट्यूब से कितना कमाते हैं? 10 लाख रुपया पर मंथ कमाता हूँ। पहले कमाता था, अभी भी कमाता हूँ। मेरा अकाउंट सीज कर दिया गया, मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपया मिला। उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया कि 4000 करोड़ रुपया मिल गया है। 40 लाख रुपया में तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी नहीं आता है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी नहीं आता है जिस गाड़ी से जो है नेता लोग घूमते हैं। 40 लाख रुपया मिला था, 33 लाख रुपया मेरे कंपनी के खाते में, 6 लाख रुपया मेरे खाते में, उसको सीज किया गया। और ऐसा बताया गया कि भारत का सबसे ज्यादा पैसा वाला मनीष कश्यप है। मेरे कंपनी को घाटे में दिखाया गया, जबकि मेरे कंपनी ने इस साल मेरी कंपनी ने 20 लाख रुपया पेमेंट किया है। यूट्यूब चैनल जो है मेरा 20 लाख रुपया पेमेंट किया है। इस उम्मीद से पेमेंट किया है कि बिहार सरकार को ये 20 लाख रुपया दे रहा हूं। पर्सनली मैं 5 लाख रुपया इनकम टैक्स पे किया हूं और मेरे जो पार्टनर है वो 4.5 लाख रुपया इनकम टैक्स पे किया है। 30 लाख रुपया मैं बिहार सरकार को दिया हूं, इसलिए दिया हूं कि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करके अस्पताल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और नया बिहार बनाएंगे। लेकिन वहां पे भी साजिश किया गया और अखबारों में दिखाया गया कि मनीष कश्यप ने अपनी कंपनी को घाटे में दिखाया था। पिछले साल भी मैंने इनकम टैक्स पे किया था। जरा सोचिए, जो मनीष कश्यप थाने में जाकर सरेंडर करता है, अपने स्वेच्छा से सरेंडर करता है, उसको अखबारों में यह खबर चलवा दिया गया कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार। मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, मुझे खूबसूरत भारत के खूबसूरत संविधान पे जो है ना भरोसा था और मैं जाके थाने में खुद सरेंडर किया था। ये था, मैं आप बात कर रहा, अभी भरोसा नहीं है संविधान? अभी भी है। अंबेडकर साहब ने इतना बढ़िया संविधान बनाया है और अभी अमित शाह जी ने उस पे बहुत बड़ा सुधार किया। संसद भवन में वो बिल पास हो गया। हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है कि भारत के किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए अगर किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो रही है तो आपके जैसे लोगों को खड़ा होना होगा, उसकी कहानी दिखानी होगी, उसके दर्द को समझना होगा, उसके एहसासों को समझना होगा, उसके स्वाभिमान के लिए आप लोगों को लड़ना होगा, तब उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। एक सवाल ये है कि आपने एक दर्द बताया अभी कि घर की कुर्की हो गई, इतना बड़ा क्या अपराध था अगर वो था तो
आप आरोपी हैं फेक न्यूज फैलाने के। अभी वो आरोप नहीं, मैंने फेक तय न्यूज नहीं फैलाया। तय नहीं हुए हैं वो आरोप। मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाया है। गोदी मीडिया आपको जो है कुछ बड़े बड़े नेता कहते हैं, कुछ राज्य की सरकारें कहती हैं, पूरा तो क्या सवाल आप तो- गोदी मीडिया है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूरा सवाल तो सुन लीजिए मनीष भाई। नहीं, मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाया है। आप जो है राष्ट्र के लिए काम करते चलिए, हैं। वो तो आपके कोर्ट- चैनल में जितने पत्रकार हैं वो सत्ता दल से भी सवाल पूछते हैं, आंखों में आंखें डाल के, और विपक्ष से भी पूछते हैं, लेकिन जी। कुछ लोगों को आपकी बातें बुरी लगती है तो आपको गोदी मीडिया कहता है। क्या आप मानते हैं गोदी मीडिया है? आप जब नहीं मानते हैं गोदी मीडिया है, तो मैं भी मानता हूं कि मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाया था। चलिए, मान मैंने लिया। बिहार के मजदूरों के लिए सवाल किया था, वीडियो बनाया था। यहाँ कोई अदालत तो है नहीं कि यहाँ कोई निर्णय हो रहा है। यहाँ तो सवाल इसलिए लेकिन हो रहे अपने हैं। स्वाभिमान के साथ कैसे हम लोग समझौता करके झुक जाए? गलत चीज के आगे कैसे झुक जाए? सवाल तो पूरा सुन लीजिए। नहीं झुकेंगे। सवाल मेरा ये था कि महज आरोप पर कुर्की क्यों कर दी गई, ये एक बड़ा प्रश्न। मैं आपको- लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। ऐसा तमाम देखने को मिला है कई राज्यों की सरकारों में, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, कि महज आरोप लगे और घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये सही होता है जो घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है? कोई रेप करता है तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। कोई देश विरोधी काम करता है, देश में बम ब्लास्ट करता है, तो उसके घर को ये बुलडोजर तो से गिरा कोर्ट देना जब चाहिए। तय करे तब ना। देखिए, समस्या ये है और सरकार कि अगर कुर्की देखिए, की जगह आपके पिछले घर को गिरा 75 देती बुलडोजर से, तो आपको तो कैसा लगता है? ये भी तो नहीं सही है कि अकबर रोड में जो है इंदिरा गांधी ने सारे पत्रकारों का जो है दुकान जो है बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। ये भी सही नहीं है। देखिए, अगर अपराध, देखिए कि आपका अपराध क्या है। कोई अगर गैंगरेप करता है तो उसका अपराध देखिए कि वो कितना बड़ा अपराधी है। कोई समाज के लिए सवाल उठाता है तो उसका अपराध देखिए। आप जो है क्यों धारा अलग अलग क्यों बनाया गया? सबके लिए 300 धारा 302 क्यों नहीं बना दिया गया? 302 में अगर बेल लेने जाते हैं तो उसमें 3 महीना लगता है, और मेरे ऊपर जो धारा लगा था उसमें बेल लेने जाते हैं तो 15 दिन में बेल हो जाता है। क्यों? अपराध को देखिए कि अपराधी ने किया क्या है। अगर कोई ऑटो रिक्शा में किसी महिला के साथ गैंग रेप करता है तो उसके घर को गिराइए, उसको गोली मारिए, उसको फांसी पे चढ़ाइए। लेकिन अगर कोई समाज के लिए आवाज उठा रहा है तो उसके घर को कैसे आप गिरा सकते हैं? तो ये चीजें समझने की जरूरत है। हर चीज को जो है 1 केजी, एक तराजू ले लीजिए, 1 केजी, एक साइड जो है 10 केजी का वजन रख दीजिए और एक साइड जो है 1 केजी का वजन रख दीजिए, और बोलिए कि तराजू बीच में है ही नहीं। क्यों नहीं है तराजू बीच में? तो अपराध को जो है, हर अपराध को जो है एक साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे खेत के लिए किसी ने विवाद किया और वो मारा पीटी में किसी की मौत हो गई तो वो अपराधी नहीं है। लेकिन अगर कोई ड्रग्स के लिए, कोई बैंक रॉबरी के लिए, कोई गोल्ड तस्करी के लिए अगर किसी को गोली मार देता है तो वो अपराधी है। तो ये अपराध के चीजों को समझना होगा हम लोगों को, तब जाके जो है हम लोग जो है सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे। अच्छा मनीष भाई, आप डिजिटल जमाने के हैं, डिजिटल जर्नलिज्म और मतलब डिजिटल पत्रकारिता जो एक जन सरोकार के मुद्दे आप उठाते हैं, ऐसा आपके यूट्यूब चैनल्स को देख के लगता है। सड़क का मुद्दा हो गया, करप्शन का मुद्दा हो गया। लेकिन जब हम गूगल करते हैं मनीष कश्यप, तो गूगल का दूसरा जो सर्च ऑप्शन है पूछता है कि मनीष कश्यप कास्ट, मनीष कश्यप की जाति लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर। किस जाति के हैं मनीष कश्यप, ये लोग जानना चाहते हैं। आप अपने और क्या आपको लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश से मनीष कश्यप आते हैं, इस वजह से लोग उनकी जाति में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? देखिए, मेरे साथ जो हुआ, अगर मैं जातीय कार्ड खेलता, बोलता कि मैं एक विशेष जाति का हूं और जाति को देख के मुझे तो बता परेशान दीजिए ना किया। जाति। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हूं, बस इतना ही जानता हूं मैं। थोड़ा सा लॉजिकल इस चीज को समझिएगा। मैं अगर न्यूज चैनलों पे बैठ के बोलता कि मैं इस जाति का हूं और मैं इस जाति का हूं, इसलिए मुझे दबाया गया, इसलिए मुझे पीसा गया, परिवार को परेशान किया गया, तो बहुत सारा सहानुभूति जुड़ता, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते, और शायद मैं 9 महीना जेल में नहीं रहता। मैंने कभी जाति की वजह से ही तो बिहार बर्बाद हुआ। तो जातीय कार्ड क्यों खेलेंगे हम लोग? नहीं, कभी नहीं। हम बिहार में पैदा हुए हैं, बिहारी हैं, हिंदुस्तानी हैं, बस। उससे ज्यादा हमारा कोई पहचान नहीं है। मुझे जाति देख के नहीं दबाया गया, मुझे कुछ देख के नहीं दबाया गया, बस मैं बिहार के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाता था, इसलिए मुझे दबाया गया। और गूगल पे जो लोग मेरी जाति सर्च मारते हैं, उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूं न्यूज तक के इस मंच पे बैठ के कि मेरी जाति सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है, ना उससे 1% आगे और ना उससे 1% पीछे, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। अच्छा, क्या मनीष कश्यप कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं? अरे अभी भी जुड़ा हूं। क्या बात करते हैं आप? कार्यकर्ता? क्या बात करते हैं? मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया। वहां पे मुझे फादर मदर कहना नहीं सिखाया गया, वहां पे मुझे गुरुजी कहना सिखाया गया, वहां पे मुझे राष्ट्र की सेवा करना सिखाया गया, राष्ट्रवाद की बातें सिखाई गई, तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित जैसे कविता मुझे सिखाया गया। मुझे राष्ट्र के लिए जो है सब कुछ करने के लिए सिखाया गया।
तो मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि मेरा नसीब अच्छा था कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ पाया, मैं बचपन में ही ऐसे संगठन से जुड़ गया। तो ये सवाल करने की बात हो रही है। आप बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कौन सा व्यक्ति जो है देश के खिलाफ काम किया है? कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। और अगर ये सवाल जो है जो कुछ लोग पूछते हैं तो उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू की वो बातें जाके आप लोग सुन लेना, जो सदन में कहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चीन के युद्ध में कितना बड़ा योगदान दिया था, और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो शायद उस समय देश को, हमारे देश के जवानों के ऊपर नो सवाल, वो बहादुर हैं, अगर वो नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चीन के युद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया था। ये मेरा कहना नहीं है, ये उस समय के प्रधानमंत्री का कहना है, जो भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और 62 में लगभग जो है वो 14-15 साल से प्रधानमंत्री थे, तो उनका कहना है। तो संघ से जुड़ना एक गर्व की बात है, संघ की विचारधाराओं को समझना एक गर्व की बात है, क्योंकि संघ जो है सिर्फ राष्ट्रवाद सिखाता है, देश का निर्माण सिखाता है, अखंड भारत कैसे हो ये सिखाता है। तो मनीष कश्यप सिर्फ संघ से जुड़े हैं या भाजपा से भी जुड़े हुए? संघ से जुड़ा था, जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा जी। और तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? राजा का बेटा है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पता नहीं है बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। पता होता तो शायद से अपने बाबूजी का इलाज जो है सिंगापुर में नहीं कराते, किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर से डॉक्टर बुला लेते, IGIMS में इलाज हो जाता। एक उप मुख्यमंत्री का बेटा जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, उसके पिताजी जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका इलाज जो है, उनका इलाज जो है सिंगापुर में हो रहा है। जरा सोचिए बिहार के भोले भाले लोगों का इलाज कहाँ से होगा? और उन्हीं के जाति के लोग अगर गरीब हैं, उन्हीं के जाति के लोग, जो जाति का राजनीति ये लोग करते हैं, उन्हीं के जाति के लोग जो बिहार में गरीब है, क्या उनके किडनी में प्रॉब्लम होगा तो वो लोग सिंगापुर में अपने पिताजी का इलाज करा पाएंगे, अपनी बीबी का, अपने बच्चे का इलाज करा पाएंगे? तो आइए ना, जाति से ऊपर उठ के सोचते हैं। बिहार में जो है सिंगापुर से भी बढ़िया अस्पताल बनवाते हैं, लेकिन उसके लिए नेताओं को सुधरने से पहले जो है बिहार के लोगों को सुधरना होगा। और किसी के जाति गूगल पे सर्च मारने से पहले जो है ना, बिहार का विकास कैसे हो सकता है, कौन कौन सा कारण है जिससे बिहार बर्बाद हुआ, इन सब चीजों को समझना होगा। तब जाके जो है हम सबके बच्चों का, हम सबके परिवार वालों का, हम सबका इलाज जो है ना सिंगापुर के जगह पे बिहार में ही अच्छे ढंग से होगा। ये बताइए कि बिहार की अस्मिता से जुड़े सवाल आप उठाते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि बिहार का सबसे बड़ा विलेन कौन है, क्या जवाब है आपका? बिहार का सबसे बड़ा विलेन जो है सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोग हैं, जो दिमाग की तरह बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब वो कौन लोग हैं? नाम तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। दर्शक से पूछ लेते हैं, कुछ सवाल जो है दर्शक के ऊपर छोड़ देते हैं। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार को बर्बाद सबसे ज्यादा किसने किया। कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। मनीष भाई, आप नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक की बात है कि चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, सबकी हेडलाइन के साथ हमने ये पढ़ा है कि नया बिहार बनाएंगे। किसने बोला है? सबने बोला है, मैं तारीख के साथ हेडलाइन दे सकता हूँ आपको। चिराग पासवान का हम लोगों ने सुना है जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। राहुल गांधी ने नया बिहार का बात कब बोला है? भाजपा ने प्रोमो बनाया था नया बिहार राहुल बनाएंगे। गांधी ने कब बोला है कि नया बिहार बनाएंगे? आप दिखाइए वीडियो। वो तेजस्वी यादव जी ने कब बोला था कि नया बिहार बनाएंगे? दिखाइए वो वीडियो। नहीं, मैं आपको हेडलाइंस दिखा दूंगा। हाँ। इस पे बहस का विषय ये नहीं है। हाँ, सही बात है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आप भी कह रहे हैं नया बिहार बनाएंगे, तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी इसके बारे में मैंने सोचा हूं। देखिए, नया बिहार बनाने के लिए नेता ही बनना जरूरी नहीं है। एक IAS IPS भी जो है वो अपना योगदान निभा सकता है। आपके जैसे पत्रकार भी बिहार के मुद्दों पे सवाल करके जो है अपना योगदान निभा सकते हैं। मजदूर भी जो है बिहार से बाहर जो जाके मजदूरी करते हैं, वो बिहार में मजदूरी करके नया बिहार बनाने का काम कर सकते हैं। और हमारे जैसे यूट्यूबर भी बिहार की समस्याओं को दिखा के उसे सुधरवाने का प्रयास करके जो है नया बिहार बनाने का काम कर सकते हैं। नहीं, कानून, देश की संसद में कानून बनते हैं, विधानसभा में जन कल्याण के फैसले होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है। देखिए मजदूर, देखिए ये बात रेटोरिक में तो मनीष भाई बहुत अच्छी लगती है कि मजदूर भी बना सकता है नया बिहार और सब बना। अगर ये होता तो अब तक नया बिहार बहुत कुछ नया बन चुका होता है हिंदुस्तान। हनुमान जी को अपने नहीं, ताकत मैं का आपसे एहसास नहीं था। मैं आपसे जामवंत सीरियस जी ने सवाल जब पूछ रहा बताया हूं। कि आप समुंदर लांघ सकते हैं, हनुमान जी जो है लंका में जाके उसको आग लगा दिया। नहीं, आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब बिहार के मजदूरों को पता चल जाएगा कि हमारे वोट की कीमत क्या है, हम मुर्गा, दारू और सब चीजों पे, पैसा पे वोट नहीं देंगे, हम सही कैंडिडेट चुनेंगे, तो वहीं से तो नया बिहार का नींव पड़ जाएगा। वहीं से तो शुरुआत तो वहीं से करना है। बस उन्हें समझाने की जरूरत है। जिस दिन वो अपने ताकत को समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे अंदर सबसे ज्यादा ताकत है,
हम ही ने निकम्मे लोगों को जो है सत्ता के गद्दियों पे बैठा बैठा के जो है ना बिहार को बर्बाद किया। तो जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन जो है बिहार जो है सही रास्ते पे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो उनको समझाने के लिए किसी नेतृत्व की जरूरत होगी ना। मैं यूट्यूब के माध्यम से कर रहा हूं। क्या आपको पता है, कल मैं बिहार हरियाणा में एक मजदूर था जो 13 महीना से अपने घर नहीं गए थे। 9 महीना से मैं जेल में था। उन्होंने बोला कि जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। उस मजदूर को फ्लाइट से लेके जा रहा हूं पटना। क्यों? क्योंकि एक मजदूर जब फ्लाइट पे चढ़ेगा ना तो सपना देखेगा कि अब मैं तो चढ़ गया, अब मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा भी चढ़ेगा। वो अनेकों मजदूरों के लिए एक ये